Hello everyone. So today we are going to study reshaping India's political map. तो इस चैप्टर में जिस पीरियड की बात करी जा रही है उसे यूजुअली हम क्या कहते हैं, लैटर पार्ट ऑफ मेडिवल पीरियड. ठीक है, तो जो मेडिवल पीरियड है वो यूजुअली पहले यूरोप के लिए यूज़ हुआ करता था, यूरोपियन हिस्ट्री के लिए. अब ये स्टार्ट कब होता था? फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, दैट इज़ 5th सेंचुरी CE में. और कब तक ये रहता था? रिनेसेंस तक, यानी यूरोप के कल्चर के रिवाइवल की पीरियड तक, यानी 14 to 16 सेंचुरीज तक. ठीक है, तो उस पीरियड में क्या हुआ था? रिनेसेंस में रीडिस्कवरी हुई थी ग्रीक और रोमन आर्ट एंड लिटरेचर की. तो इस पीरियड को कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि डार्क एज है, मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट से पहले की. अब यूरोप और इंडिया की हिस्ट्रीज तो बहुत अलग अलग हैं, राइट? तो मेडिवल टर्म दोनों पे अप्लाई करना आइडियल तो नहीं है, बट स्टिल इंडिया में हम 11th to 17th सेंचुरी का जो पीरियड है उसको मेडिवल पीरियड कह देते हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है कि 11th सेंचुरी में इंडिया में एक अलग ही एरा स्टार्ट हुआ था. हिंदू कुश माउंटेन्स से पीछे से, है ना, उसके भी पीछे से इन्वेजन स्टार्ट हुए थे, जिस वजह से इंडिया का पॉलिटिकल मैप ही पूरा रीशेप हो गया था. इंडिया के पास बहुत वॉरफेयर था उस टाइम पे, है ना. अब बाहर से लोग इन्वेड कर रहे थे इंडिया में. ठीक है, अब ज़्यादातर इन्वेडर्स कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया से थे, यानी टर्किक थे या अफगान्स थे. वो सिर्फ इंडिया में इंडिया के रिचेस की वजह से ही नहीं आए थे, है ना, कि इंडिया इतना रिच है ना, इतना वेल्दी है, तो सिर्फ इसलिए ही आए हों, या सिर्फ अपने टेरिटोरियल एम्बिशन के लिए, यानी इंडिया को ऑक्यूपाई करने के लिए आए हों. ठीक है, बट वो आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस भी स्प्रेड करी. क्यों करी? ताकि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सके और सबको कन्वर्ट करवा के अपने रिलीजन में कन्वर्जन उनका करवा सके. तो मेन उनका मोटिव क्या था? सिर्फ इंडिया को ऑक्यूपाई करना और इंडिया पे रूल करना और इंडिया से वेल्थ स्टील करना, यही नहीं था उनका मेन मोटिव. क्या था? रिलीजियस कन्वर्जन्स करवाना. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ने वाले, राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो 1192 में किंग पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हुई थी, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट्स पे रूल करते थे. अब इंडिया में क्या है? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे 5 फॉरेन डायनेस्टीज ने रूल करा था. ठीक है, जो सारी किसकी थी? टर्किक अफगान ओरिजिन की थी. पहले मामलुक्स, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, देन खिलजीज, जिन्हें हम खलजीज भी कहते हैं, देन तुगलक्स, देन साइड्स, देन लोदीज या लोधीज. ठीक है, अब काफ़ी सारे जो पार्ट्स थे नॉर्थ इंडिया के, वो दिल्ली सल्तनत के ही कंट्रोल में आते थे, है ना. और नीबरिंग किंगडम्स जैसे कि ईस्टर्न गंगाज ईस्ट में और होयसलाज साउथ में, उन्होंने पहले तो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करा दिल्ली सल्तनत को कि हम उनके कंट्रोल में नहीं आएंगे. ठीक है, और यही जो मेन रीजन्स थे वही क्या हुए? मेन सेंटर्स हुए आर्ट, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के. अब जो सल्तनत पीरियड था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इनस्टेबल हो गया था इंडिया, और बस जो भी रूलर्स थे जो इन्वेड कर रहे थे इंडिया में, वो एक ही चीज़ चाहते थे, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना. ठीक है, कि जो टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है उसको और ज़्यादा आगे आगे एक्सपैंड करते रहना. ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ? मिलिट्री कैंपेन्स हुए, विलेजेस और सिटीज़ को रेड कर दिया गया. ठीक है, टेम्पल्स को लूटा गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, है ना. अब नए सुल्तान्स की जो भी अपॉइंटमेंट होती थी वो भी वायलेंट होती थी. क्यों? क्योंकि मान लो कि बहुत सारे लाइक प्रीडिसेसर्स हैं, है ना, यानी बहुत सारे सक्सेसर्स हैं, यानी एक किंग के मान लो 3 बच्चे हैं, तो उनमें से सुल्तान कोई भी बन सकता है नेक्स्ट. तो आपस में ही ब्रदर्स लड़ने लग जाते थे, और यूजुअली 3 में से 2 ब्रदर्स इसी चीज़ में मारे जाते थे, एलिमिनेट हो जाते थे, और जो सरवाइव करता था वही सुल्तान बन जाता था. ठीक है, तो यानी अपने ही जो 7 के प्रीडिसेसर्स हैं, ठीक है, उनको ही एलिमिनेट करके
दूसरे लोग सुल्तान बनते थे और यूजुअली एक सुल्तान का टाइम पीरियड, उनका रेन कितना होता था, 9 ईयर्स का होता था, ठीक है, एवरेज रेन। तो 14th सेंचुरी में जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स करे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, और उन्होंने बहुत सिटीज़ को प्लंडर करा। उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी इन्वेजन्स जो कि मंगोल फोर्सेस कर रही थी उनको भी रेजिस्ट करा, जो इंडिया को मंगोल एम्पायर में ऐड करना चाहती थी। उस टाइम पे मंगोल एम्पायर क्या करती थी, ज़्यादातर एशिया को कवर करती थी। अब जो अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव जनरल हैं मलिक काफूर, उन्होंने सल्तनत को साउथ वर्ड्स भी एक्सपैंड करा, काफ़ी सारे किंगडम्स को क्या करा उन्होंने, ऑक्यूपाई करा। और जो भी वेल्थ वो स्टील करते थे लोगों से, है ना, लूट करते थे बेसिकली, उस वजह से उनके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे से मेंटेन हो पा रहे थे। सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह सारी अच्छे से डेवलप हो पा रही थी। उन्होंने हिंदू सेंटर्स, जो मेन हमारे सेंटर्स हैं, यानी कि रामेश्वरम हो गया, है ना, कल्चरल रिलीजियस सेंटर्स, मदुराई हो गया, श्रीरंगम हो गया, ठीक है, इन सब पे भी उन्होंने अटैक करा था, ठीक है। किसने करा था, जो अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव जनरल मलिक काफूर थे, ठीक है। तो अब कुछ डेकेड्स बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने रूल करा दिल्ली को, अपनी दिल्ली सल्तनत को एक्सपैंड करा। पहली बात मौर्यन एम्पायर जो थी, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बाद से पहली बार जो ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो एक ही रूलर के अंडर था। अब डोमिनेंस जो उनकी थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी बट शॉर्ट लिव थी, यानी उन्होंने जब रूल करा तब तो बहुत ही अच्छा रूल करा बट बहुत कम टाइम के लिए उन्होंने रूल करा, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक वो बहुत ही एम्बिशियस थे और उनके पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्कीम्स भी होती थी, पर उनकी एग्जीक्यूशन बहुत ही वीक थी। अब मेरे पास बहुत अच्छी स्कीम है पर मैं उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रही, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं है, राइट। तो उनकी एक स्कीम ऐसी थी कि वो अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद मूव कर देंगे, ठीक है। दौलताबाद तब क्या, देवागिरी भी कहते थे उसके, जो कि नियर प्रेजेंट डे संभाजी नगर के पास है, ठीक है। तो उन्हें क्या लगा कि जो दौलताबाद है वो एक सेंट्रल लोकेशन होगी। अब सेंट्रल लोकेशन होगी तो पूरी कंट्री को एडमिनिस्टर करना आसान हो जाएगा। तो सोच तो बहुत अच्छी थी बट अब दिक्कत क्या आई कि लोगों को फोर्स करा गया 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए, इसलिए उनका प्लान खुद ही मिसफायर हो गया और उन्हें वापस दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। इसी वजह से लाइफ का ग्रेट लॉस हुआ, ठीक है। अब उनकी एक और स्कीम थी इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, जहाँ पे चीप कॉपर कॉइन्स को टोकन कहा जाता था और उनकी वैल्यू क्या होती थी, सिल्वर या गोल्ड कॉइन्स के बराबर। अब ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडिया है, आजकल के टाइम पे टोकन मनी ही तो यूज़ होती है। चीप पेपर नोट्स होते हैं जिन्हीं को क्या वैल्यू दे दी जाती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी जाती है, राइट। तो आइडिया तो बहुत प्रोग्रेसिव था पर उस टाइम पे ट्रेड में बहुत कंफ्यूजन होने लगी इस वजह से, और इस वजह से लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला और इकोनॉमी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अब जो सुल्तान और उनके कोर्ट एलीट होते थे वो लग्जूरियस पैलेसेस में रहते थे, उनके पास इलेबोरेट क्लोथिंग होती थी, ज्वेलरी होती थी, ऑर्नामेंट्स, फाइन फूड, ठीक है। अब उनको ये वेल्थ मिल कहाँ से रही है, जो वो प्लंडर कर रहे हैं मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू, जो भी वो टैक्सेस लगा रहे हैं कॉमन पीपल पे, जिन भी रीजन्स को वो कॉन्कर कर रहे हैं, और वो जो स्लेव ट्रेड में एंगेज हो रहे हैं। अब ये स्लेव ट्रेड क्या होते हैं कि डिस्टेंट एशियन मतलब डिस्टेंट सेंट्रल एशिया में लोगों को लेबर की तरह, फ्री लेबर की तरह भेज दिया जाता था, उनको सेल कर दिया जाता था। अब प्लंडर से क्या हुआ, ट्रेड नेटवर्क और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अफेक्ट हो गई। तो इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा जो सीक्रेट प्लेसेस हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू टेम्पल्स, उनको भी बहुत डिस्ट्रॉय करा गया था, ठीक है। तो सिर्फ वो इसलिए ही नहीं करा गया था क्योंकि उन्हें वहाँ पे स्टील करना है ना वेल्थ को, आइकोनोक्लाज्म की वजह से भी करा गया था कि जो एक पर्टिकुलर रूलर है वो दूसरी जो रिलीजन के रूलर, जो भी डाइटीज़ हैं, उनको अच्छा नहीं मानता,
ठीक है, तो वो उनकी इमेजेस को और आइकन्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक है, जस्ट टू डिसरिस्पेक्ट देम, कि हम इन गॉड में नहीं मानते तो हम इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है, कुछ सुल्तान्स जो थे, है ना, वो जिज़्या टैक्स भी लगाते थे, यानी जो भी नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट हैं उन्हें अगर प्रोटेक्शन चाहिए मिलिट्री सर्विस से तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स होता था वही एक सोर्स होता था कि इकोनॉमिक जो भी बर्डन है, जो भी पब्लिक ह्यूमिलिएशन है ना, तो उससे उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता था। तो और इस वजह से क्या होता था कि लोगों को लगता था कि हम इस्लामिक नहीं है तो हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, अब हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है ना, तो हम क्या इस्लाम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, कम से कम टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। तो फोर्सफुली लोग भी फोर्स हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अब 14th सेंचुरी के एंड में तिमूर, जो कि एक ब्रुटल टर्किक मंगोल कॉन्करर है सेंट्रल एशिया से, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्वेड करा और बहुत डिवास्टेटिंग अटैक करा, ठीक है, दिल्ली पे। उनके मेमोइर्स में लिखा गया है कि उनका 2-fold ऑब्जेक्टिव था। पहले तो क्या करना, वॉर करना इन्फिडेल्स के साथ, ठीक है, तो यानी इन्फिडेल्स ऐसे जो उनके रिलीजन में बिलीव नहीं रखते, यानी अगर वो इस्लाम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जो तिमूर है, तो जो भी लोग इस्लाम कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदूज हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबको जीने का कोई हक नहीं है, ठीक है। तो पहले तो इन्फिडेल्स के साथ वॉर करना, है ना, उनका एनिमी बन जाना, फिर उनकी ही वेल्थ को लूट के ले जाना। उनका कोई मोटिव नहीं था इंडिया में लॉन्ग टाइम तक रहने का, उन्हें बस सारे इन्फिडेल्स को मारना था और उनकी वेल्थ को लेके जाना था। अब उन्होंने तो सोमनाथ टेम्पल तक पे भी अटैक करा था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को किल करा गया, एनस्लेव करा गया, ठीक है। फिर ह्यूज प्लंडर लेके वो इंडिया से चले गए। लास्ट में लोधीज आए जिन्होंने लास्ट डायनेस्टी बनाई, तब तक टेरिटरी बहुत श्रिंक हो चुकी थी, ठीक है। और बाकी स्टेट्स और बाकी किंगडम्स भी क्या करने लगे थे, रेजिस्ट करने लग गए थे। तो ये सारा क्या है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि जो अलग अलग एम्पायर्स थी उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे करा। इसका नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत को कैसे लोगों ने रेजिस्ट करा, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट एम्पायर स्टार्ट हो जाएगी।